दुनिया की जो लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर कंपनीज हैं जिनमें कि एनवीडिया हुआ, इंटेल हुआ, कॉलकॉम हुआ, इनके द्वारा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को एक चिट्ठी लिखी गई है जिसमें कि इन्होंने रिक्वेस्ट करी है इंडिया से कि कृपया इंडिया जो है वो डिजिटल टैक्स को ना लगाए। बेसिकली जो क्रॉस बॉर्डर होने वाला डिजिटल ट्रेड है उसके ऊपर किसी प्रकार की ड्यूटी को लाने का जो प्रयास कर रहा है वो इंडिया ना करे। रीज़न बड़ा सिंपल है, इनका ये कहना है कि अगर इंडिया ऐसा करता है तो बेसिकली इंडिया से हमें ऑलमोस्ट $35 बिलियन का एनुअल रेवेन्यू होता है और हम लोग उसे खोना नहीं चाहते हैं। उसके ऊपर टैक्सेशन लगने की वजह से हम लोग नुकसान नहीं झेलना चाहते हैं। लेकिन इंडिया ने अपने स्टैंड्स को बहुत ही क्लियरली रख दिया है, ये कहते हुए कि पिछले 26 सालों से हम लोग इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। सिंस 1998 हम लोग मांग कर रहे हैं कि डिजिटल टैक्स को लाया जाए, लेकिन अभी तक नहीं लाया गया है और अब हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। डिजिटल टैक्स तो लगेगा ही लगेगा। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, दिस हैज़ बिन कवर्ड बाय टाइम्स ऑफ इंडिया, हमारी इंडियन मीडिया ने कवर किया है। चिप कंपनीज के द्वारा एक SOS लेटर भेजा गया है टू PMO ऑन इंडियाज़ ई-कॉमर्स एंड डेटा ट्रांसफ़र। खबर कल की ही है और ऑब्वियसली क्योंकि इतनी बड़ी खबर है, क्योंकि इसमें ग्लोबल सेमीकंडक्टर जायंट्स इन्वॉल्व हैं, तो विदेशी मीडिया के द्वारा भी कवर किया गया है। एंड इवन जो बड़ी बड़ी मैगजीन्स जो कि सेमीकंडक्टर्स को लेकर खबरें कवर करती हैं उनके द्वारा भी इस खबर को कवर किया गया है, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स का जो ये पूरा काउंसिल है इनके द्वारा इंडिया से रिक्वेस्ट करी गई है कि वो जो अपना स्टैंड्स लेकर आए हैं डिजिटल ई-कॉमर्स पे और डेटा ट्रांसफ़र पे, उसको प्लीज़ ऑल्टर कर लें। समझेंगे पूरी कहानी बेसिकली यहाँ पे क्या है, इंडिया की क्या मांग है, ये जो विदेशी कंपनियां हैं और जो वेस्टर्न इकोनॉमीज़ हैं इनकी यहाँ पे क्या मांग है, क्या स्टैंड है, बैक स्टोरी क्या है कि आखिरकार ये डिजिटल टैक्स को लेकर क्या तय किया गया था, कब तय किया गया था, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी हम लोग हासिल करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स अब नई दिल्ली के करोल बाग में और मुखर्जी नगर में आ चुके हैं, जहाँ पर 2025 एवं 26 के जो फाउंडेशन प्रोग्राम्स हैं वो शुरू करवा दिए गए हैं। करोल बाग वाले सेंटर में ये कोर्सेज आपको इंग्लिश मीडियम में और मुखर्जी नगर वाले सेंटर में आपको ये कोर्सेज हिंदी मीडियम में अवेलेबल करवाए गए हैं। ऑल्सो उत्तर प्रदेश प्रयागराज में भी सेंटर्स आ चुके हैं, जहाँ पर UPSC के साथ साथ UPPCS के GS बैचेस को भी अवेलेबल करवाया गया है। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स या बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बिटली लिंक पे जाकर के आपको क्लिक करना है। वहां पर आपको अपनी कुछ जानकारी भरनी है, मेरा ये वाला कोड भरना है और अपनी जो भी क्वेरी है उसको भरिए। हमारी टीम प्रायोरिटी बेसिस पे आपको रीच आउट करेगी और आपकी क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा। ऑल राइट, बैक स्टोरी बड़ी सिंपल है। 1998 की बात है, 26 साल पहले WTO का जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है वो दूसरा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें कि एक मॉरेटोरियम को लाया गया था। बहुत ही सिंपल भाषा में हिंदी में समझाऊं तो एक रोक लगाई गई थी कि जो भी डिजिटल गुड्स हैं, मतलब कि डिजिटल वीडियोस हो गई, डिजिटल बुक्स हो गई या कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट है, उनके ऊपर अब से कोई भी कंट्री टैरिफ या फिर ड्यूटी या फिर शुल्क नहीं लगाई जाएगी। बेसिकली जो भी डिजिटल गुड्स हैं उनको अब से फिजिकल गुड्स नहीं समझा जाएगा और उनके ऊपर किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगाया जाएगा। तब से लेकर अब तक 2024 के पहले जितनी भी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, तब से लेकर अब तक जो मॉरेटोरियम है उसको सक्सेसिवली रिन्यू किया जा रहा था, यानी कि जो वो रोक लगाई गई थी टैक्स ना लगाने की वो चलती आ रही थी। और अब भी WTO में जो ये पूरा का पूरा मुद्दा है वो पहुंच चुका है। US से और साथ में EU और साथ में वेस्टर्न कंट्रीज़ क्या चाहती हैं, ऑब्वियस सी बात है कि उस मॉरेटोरियम को बढ़ाया जाए। लेकिन इंडिया और साथ में कई सारे विकासशील देश हैं जो कि इंडिया के फेवर में आ चुके हैं, उन्होंने कहा है कि हम लोग US और EU की इस मांग से सहमत नहीं हैं और अब हम लोग इस मॉरेटोरियम को और प्रोलॉन्ग और खींचना नहीं चाहते हैं। इंडिया का स्टैंस बड़ा सिंपल है। इंडिया ने कहा कि जो भी ये डिजिटल सेवाएं हैं जिनको हम लोग एक बार फिजिकल गुड्स समझा करते थे, उनको अब दोबारा फिजिकल गुड्स समझना चाहिए एंड उनको अब हमें टैक्सेशन के अंतर्गत भी लाना चाहिए। बिकॉज हो क्या रहा है कि बहुत सारी ये सर्विसेज जो हैं ये
बाहर की कंट्रीज इंडिया में भेजती हैं तो उस चीज़ के इंपोर्ट्स इंडिया में बढ़ जाते हैं, लेकिन हम लोग वहाँ से कोई भी टैक्स का रेवेन्यू नहीं कमा पा रहे हैं। तो हमें इसमें जो टैक्स रेवेन्यू में सब्सटेंशियल लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। इसमें एक और चीज़ को आप ध्यान से देखिए कि होता क्या है। मान लीजिए कोई वेस्टर्न कंट्री है और उसने अपनी वर्कफोर्स को इंडिया में बिठाया हुआ है, जो कि अल्टीमेटली वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए काम कर रही हैं, और फिर ये वेस्टर्न कंट्रीज़ उस डिजिटल प्रोडक्ट को बनाने के बाद इंडिया में ही एक्सपोर्ट कर देती हैं और इंडिया बदले में उसके ऊपर कोई भी टैक्स रेवेन्यू नहीं लगा पाता है। दिस इज़ द मेन कंसर्न जो कि रेज किया गया है। ना इसके चलते बिकॉज ये सब चीज़ें सामने आई तो एनवीडिया, इंटेल, कॉलकॉम, ये बेसिकली एक वर्ल्ड सेमीकंडक्टर काउंसिल है, जो कि एक इन्होंने काउंसिल बनाया हुआ है जिसमें सारी बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं। इन्होंने एक तरीके से इनडायरेक्टली वार्निंग दी कि अगर इंडिया इस डिजिटल टैक्स को लेकर आता है तो इससे ग्लोबल चिप सप्लाईज को तो नुकसान होगा ही होगा, और भारत का जो एम्बिशन है ऑफ बिकमिंग अ सेमीकंडक्टर हब, इसमें भी भारत को नुकसान हो सकता है। नाउ इन्होंने बताया कि अगर भारत ऐसा करता है तो हमें $35 बिलियन के रेवेन्यू का नुकसान हो सकता है, बिकॉज इवन दो अभी तक इंडिया में कोई भी सेमीकंडक्टर बनाने वाली फैक्ट्री नहीं है, लेकिन सेमीकंडक्टर डिज़ाइन की जो 20% वर्कफोर्स है वो इंडिया में बेस्ड है, जो कि दुनिया भर में $35 बिलियन के एनुअल रेवेन्यू को जनरेट करती है। अगर इंडिया ये टैक्स लेकर आता है तो यहाँ पर जो कॉस्ट है ये बढ़ जाएगी इन कंपनीज़ के लिए, जो ये वर्कफोर्स हैं इनके लिए बाधाएं बढ़ जाएंगी, और अल्टीमेटली जो पूरा का पूरा जो इंटरनेशनल डिजिटल डेटा ट्रांसफ़र है उसमें भी हमें भारी नुकसान देखने को मिल सकता है। इन्होंने यहाँ पर यही कहा है अगेन कि अगर इंडिया ऐसा करता है तो इस केस में इंडिया जो चाह रहा है कि एक आगे जाकर के सेमीकंडक्टर कंपनियों को लाने की बात कर रहा है, फैक्ट्री सेटअप करने की बात कर रहा है, वो इंडिया के लिए कठिन हो सकता है। और यहीं पर इन्होंने कहा कि हम इंडिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली जो कंडीशंस हैं उनको हाईलाइट करें, ना कि इस तरह की अड़चनें और इस तरह की बाधाओं को सामने पेश किया जाए। ना देखा जाए तो इंडिया का जो स्टैंड है वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। अगर आप देखें, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ऑलरेडी सेमीकंडक्टर कंपनीज को भारत में आने के लिए $10 बिलियन का इंसेंटिव दिया जा चुका है, और बल्कि ये जो इतना बड़ा इंसेंटिव है हम लोग बाहर की कंपनियों को ही दे रहे हैं ताकि वो इंडिया में आए, अपनी फैक्ट्रीज को एस्टैब्लिश करें। इसमें भी हम लोग 50% का कैपिटल एक्सपेंडिचर सब्सिडी दे रहे हैं जो भी यहाँ पे सक्सेसफुल एप्लीकेंट होगा। तो इंडिया जब ऑलरेडी इतना भारी यहाँ पे इंसेंटिव स्कीम लेकर आ चुका है, इट मेक्स टोटल सेंस कि जो भी डिजिटल सर्विसेज हैं उसका लाभ इंडिया को मिले, उसमें टैक्सेशन करने का जो फीचर है वो हमें मिलना चाहिए, बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट इंडिया, और भी कई सारी कंपनीज़ हैं और भी कई सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर कि ऐसी जो वर्कफोर्स है बैठी हुई है, जिसकी वजह से उन कंट्रीज़ को डिजिटल टैक्स का नुकसान हो रहा है। और इंडिया के केस में बिकॉज हमने ये PLI स्कीम को अनाउंस किया है, वी हैव सो मेनी प्रपोजल्स जो कि पाइपलाइन में है। इजराइल की जानी मानी कंपनी टावर सेमीकंडक्टर्स इंडिया में $8 बिलियन का प्लांट लगाना चाहती है। उसके बाद रिसेंटली एक जॉइंट वेंचर को लेकर न्यूज़ सामने आई थी। भारत की कंपनी CG पावर है, जिन्होंने थाईलैंड और जापान की कंपनी के साथ ऑलरेडी एक जॉइंट वेंचर एस्टैब्लिश कर लिया है, और कुछ $200 मिलियन का निवेश भी इनके द्वारा किया जा चुका है। साथ में अमेरिका की जानी मानी कंपनी माइक्रॉन भी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाली है इंडिया के गुजरात में आकर। जापान के साथ हमने सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट को लेकर MOU साइन कर लिया है। सो पॉलिसीज़ हमारी सही हैं, तभी इतनी सारी कंट्रीज़, इतनी सारी कंपनीज़ इंडिया में आने को सोच रही हैं, इंडिया में आना चाहती हैं। टैक्सेशन को लेकर जो भी इंडिया मांग कर रहा है, इसका लेना देना PLI स्कीम के साथ नहीं है, दिस इज सेपरेट। ये प्रिंसिपली जो इंडिया डिमांड कर रहा है, बिल्कुल भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस चीज़ को लेकर, डेफिनेटली बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स में आपको फ्री डेमो क्लासेस, 1-on-1 मेंटरशिप, मैगजीन, लाइब्रेरी, वाईफाई एक्सेस जैसी सभी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। फिर भी आपको कोई डाउट है तो नीचे दिए गए लिंक पे जाइए। इनफैक्ट आपको यहाँ पर फ्री UPSC नोट्स भी अवेलेबल करवाए गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।